Students of class 11th, welcome you back to online classes of Advanced Senior Secondary School. As you know that your school are going to be opened after 15th of August, so not much time, but till the date we have decided to send continuously videos through online. So those students appeared in class 11th, welcome. In geography, today we will start चैप्टर 8 भू आकृतियां तथा उनका विकास। बच्चों 6 लेसन हम कर चुके हैं, इससे पहले 7वां स्किप हो सकता है बाय द बोर्ड ऑफ हरियाणा एजुकेशन। सो लेट्स स्टार्ट चैप्टर 8 भू आकृतियां, लैंड फॉर्म्स एंड देयर इवोल्यूशन। भू आकृतियां अर्थ एवं विकास। बच्चों इस पृथ्वी पर अनेक प्रकार की मिट्टियां, अनेक प्रकार के भूभाग, उनकी आकृतियां, शक्लें अलग अलग मिलती हैं। उन शक्लों के लिए उन भू आकृतियों की बनावट विभिन्न कारकों पर, विभिन्न चीज़ों पर निर्भर करती है। इस लेसन में हम पढ़ेंगे कि भू आकृतियों के जो इवोल्यूशन है, उनका विकास है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें सहायक हैं और किस तरह से वो उनका इवोल्यूशन करती हैं, विकास करती हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। भू आकृतियां अर्थ एवं विकास। जो भूखंड होता है उसको भू आकृति कहा जाता है, छोटा से मध्यम आकार का। आपस में संबंधित भू आकृतियां मिलकर भूदृश्य की रचना करती हैं। भूदृश्य भूतल के विस्तृत भाग होते हैं। भू आकार की अपनी भौतिक आकृति, फिजिकल शेप होता है, साइज होता है, वह पदार्थ होते हैं और यह कुछ विशिष्ट भू आकृतिक प्रक्रियाओं व उनके कारकों की उपज होता है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था। अधिकांश भू आकृतिक प्रक्रियाएं मंद गति से कार्य करती हैं, इसलिए हम अपने जीवन काल में शायद ही इन भू आकृतियों को बनते या मिटते देख पाएं। क्योंकि अगर मान लो किसी इंसान की 100 वर्ष की आयु है, तब भी हम इसके अंदर कोई खास बदलाव नहीं देख पाएंगे, क्योंकि दिस इज वेरी स्लो प्रोसेस एंड लॉन्ग लास्टिंग। जलवायु में परिवर्तन होने से भूखंड के अक्षितिज अथवा ऊर्ध्वाधर संचलन के कारण या तो भू आकृतिक प्रक्रियाओं की तीव्रता में अंतर आ जाता है या ये स्वयं बदल जाती हैं। इससे भू आकृतियों में नए परिवर्तन होते हैं, यानी कि जलवायु के कारण जो परिवर्तन होते हैं वो। भू आकृति का विकास एक इतिहास होता है। समय के साथ बदलते विकास की 3 अवस्थाएं से गुजरता है: युवावस्था, प्रौढ़ावस्था तथा वृद्धावस्था, यानी जवानी, बीच का और बुढ़ापा। अब हम पढ़ते हैं बहता जल अथवा नदी, रनिंग वाटर और रिवर। नदी या बहता हुआ जल है वो किस तरह से क्या काम करता है। मुख्यतः इसके 3 काम होते हैं: अपर्दन, परिवहन और निक्षेपण। अपर्दन आर्द्र प्रदेशों में जहां वर्षा अधिक होती है, यानी नमी वाले इलाकों में, नदी प्रवणता संतुलन का एक प्रभावकारी कारक है। बहिर्जात मतलब बाहर की प्रक्रियाओं में नदी का कार्य सबसे व्यापक, मजबूत और महत्वपूर्ण माना जाता है। नदियां भूतल पर समतल स्थापना का कार्य 3 रूपों में करती हैं, यानी नदियां ऊपर से बहकर अपने साथ जो पदार्थ लेके आती हैं उनसे स्थापना करती हैं, और इनके मुख्य 3 कार्य हैं नदी के: अपर्दन, परिवहन और निक्षेपण। अपर्दन का क्या कार्य है? नदी का अपर्दन कार्य: एरोजनल वर्क ऑफ रिवर,
सैलिसबरी के अनुसार नदी के प्रमुख कार्यों में से एक स्थल का सागर तक ले जाना है, यानी कि नदी अपने साथ जो मिट्टी, रेत, शिलाखंड इत्यादि बहा के ले जाती है सागर तक, तो यह कार्य अपर्दन कहलाता है। यानी कि पानी के बहाव के साथ पदार्थों का या चट्टानों का कट के बह जाना अपर्दन प्रक्रिया कहलाती है। अपर्दन, नदी का अपर्दन दो तरह से होता है, एक भौतिक या यांत्रिक, दूसरा रासायनिक। भौतिक अथवा रासायनिक अपर्दन में नदी अपने प्रवाहित जल से बल के तटों और तलहटी पर अपर्दन करती है। रासायनिक क्रिया में नदी चट्टानों के घुलनशील तत्वों को जल में घोल देती है और चट्टानों का अपर्दन करती है। अब नदी का अपघर्षण, शनिघर्षण तथा जल की दाब क्रिया तथा संक्षारण विधियों द्वारा अपर्दन का कार्य संपन्न करती है। अब 4 तरीके हैं नदी के अपर्दन के, वन बाय वन पढ़ते हैं। अपघर्षण, नदी की तली में घिसते हुए या स्वतंत्र रूप से बहते हुए चट्टानी टुकड़े या औजार का कार्य करते हैं और वो अपने मार्ग में आने वाली धरातलीय चट्टानों को खुरचते हुए चलते हैं। इसे अपर्दन और बढ़ता है और अपर्दन का यह रूप अपघर्षण कहलाता है, एब्रेजन और कोरेजन। नेक्स्ट, शनिघर्षण, एट्रिशन, नदी द्वारा बहाकर लाए गए असंगठित पदार्थ आपस में टकराते और रगड़ खाते चलते हैं, जिससे उनका और घाटी दोनों का अपर्दन होता है। बड़े बड़े शिलाखंड घिसकर गोल और नुकीली गुटिकाओं में बदल जाते हैं। अंततः ये टुकड़े बजरी या फिर बालू के रेत में बदल जाते हैं। अपर्दन का यह रूप शनिघर्षण कहलाता है। बच्चों, तीसरा है जल की दाब क्रिया, हाइड्रोलिक एक्शन। चट्टानों के अपर्दन की इस विधि में नदी अपने वेग और दबाव के कारण मार्ग में पड़ने वाली चट्टानों के कणों को ढीला करके बहा ले जाती है। चौथा, संक्षारण, कोरेजन। नदी के जल में पदार्थ को घोलने की बड़ी शक्ति होती है। सैल पदार्थों को नदी के जल में घोलने की क्रिया को संक्षारण कहते हैं। नदी का जल खनिज, नमक, जिप्सम, चूना आदि पत्थर को घोलकर अपने साथ बहा ले जाता है। ऐसा अनुमान है कि प्रत्येक वर्ष लगभग 5 अरब टन सैल पदार्थ घुलकर समुद्र में पहुंचता है। तो बच्चों, आज हमने जाना कि भूआकृतियों का अर्थ एवं विकास, बहता जल अथवा नदी का पहला कार्य जो अपर्दन है वो 4 प्रकार उसके। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम नदी की अपर्दन अक्षमता को निर्धारित करने वाले कारक। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। हैप्पी रक्षाबंधन। गॉड ब्लेस यू।